हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल स्टडी ट्यून में। तो प्यारे साथियों, हम छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड 2021 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं और आज हम सेक्शन सामान्य ज्ञान को हल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर सभी प्रश्न के उत्तर जो है प्रूफ सहित आपको दिया जा रहा है, तो निश्चित ये संभावित आंसर की ना होकर के कंफर्मेशन वाला आंसर की होगा। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान कर देता हूँ, दे देता हूँ। आप वहाँ से सीधे ही डायरेक्ट वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल तक भी विजिट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं सेट डी को हल करने वाला हूँ। आपका कौन सेट है आप देख लीजिएगा, क्योंकि सेट भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन जो प्रश्न होंगे वो सेम होते हैं। बस प्रश्न का जो क्रमांक है वो अलग अलग होता है, तो प्रश्नों का मिलान आप कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इस राज्य का तात्पर्य आपके छत्तीसगढ़ से है, हमारे छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो 2020-21 सत्र का जो वार्षिक बजट है वो किसने पेश किया आपको बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, पंचायत मंत्री। तो मैं बता दूं साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री, जो कि हमारे भूपेश बघेल जी हैं, ठीक है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री को टिक किया है तो निश्चित इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं सबूत दे देता हूँ आपको, क्योंकि हर प्रश्न का सबूत आपको देने वाला हूँ, प्रूफ देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 3 मार्च 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बजट है वो भूपेश बघेल के द्वारा जो है यहाँ पर पेश किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांपा जांजगीर, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, उसमें चांपा जांजगीर जो है नहीं आता, ठीक है। आपका कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद जो है आकांक्षी जिलों में शामिल है, परंतु जो चांपा जांजगीर है ऑप्शन नंबर डी वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी चांपा जांजगीर को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित इस प्रश्न के लिए आपको मिल जाएंगे 1 अंक। चलिए इसके सबूत के लिए यहाँ पर प्रूफ मैं दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी जिलों की स्थिति यहाँ पर देखिए, बीजापुर है, कोरबा है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, राजनांदगांव है, महासमुंद है, नारायणपुर है और बस्तर है, कांकेर है और सुकमा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 आकांक्षी जिले शामिल है छत्तीसगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की परिकल्पना करती है? तो इसका ऑप्शन है 2025, 2030, 2035, 2040। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030, ठीक है। तो 2030 तक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की परिकल्पना किया गया है। चलिए इसके लिए भी आपको प्रूफ मैं दे दूं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030। यदि 2030 को ऑप्शन नंबर बी को आपने टिक किया है आंसर के रूप में तो निश्चित इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? अब प्रयोजनवादी को प्रयोगवादी भी कहा जाता है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ये प्रबल समर्थक है प्रयोजनवादी के, ठीक है। लेकिन जो विलियम हर्ट किलपेट्रिक है और पेस्टोलॉजी, ये दोनों जो है संबंधित नहीं है लगभग प्रयोजनवादी से, ठीक है। तो व्यापम इसका क्या आंसर तय करेगा वो व्यापम जाने, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों जो है प्रयोजनवादी से संबंधित नहीं है, प्रयोजनवादी के समर्थक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टालॉजी के साथ, ठीक है। तो विलियम हर्ट किलपेट्रिक भी क्या है, प्रयोजनवादी दर्शन के समर्थक नहीं है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो विलियम जेम्स है और जॉन डीवी ये तो समर्थक है ही, है ना। लेकिन यहाँ पर किलपेट्रिक के लिए मैं बता दूं, किलपेट्रिक के लिए देखिएगा, किलपेट्रिक जो है उन्हें विकासवादी दार्शनिक के रूप में माना गया है, ठीक है, विकासवादी कहा गया है। चलिए तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस है ना, पेस्टालॉजी और विलियम हर्ट किलपेट्रिक, दोनों मुझे समर्थक नहीं लगते प्रयोजनवादी के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा वो तय करेगा व्यापम, जहाँ मैं अभी ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ, पेस्टालॉजी के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो एयर बैग में कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा पदार्थ होता है आपको बताना है। सोडियम एजाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्राइट। तो यहाँ पर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सोडियम एजाइड, ठीक है। एयर बैग में क्या होता है भाई, सोडियम एजाइड होता है, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए मिल जाएंगे 1 अंक। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, एयर बैग में एक कनस्तर होता है जिसमें लगभग 50 ग्राम जो है सोडियम एजाइड होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सोडियम एजाइड, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस आयु में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं। तो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है 3 वर्ष के पश्चात वाले जो बच्चे हैं वो औपचारिक रूप से शिक्षा का आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको 3 वर्ष हो चुका है अर्थात चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं वो बच्चे जो है औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे वर्ष। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए, चौथे वर्ष को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको मिल जाएंगे 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा साथियों, नई शिक्षा नीति में 5 धन 3 धन 3 धन 4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 3 से, यहाँ पर आप 3 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जिनको 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और उन्हें चौथा वर्ष चल रहा है, तो ऐसे बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, चौथा वर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इन चारों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, तो इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसे भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, नियुक्त किया जाता है ना। और यहाँ पर देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है। तो मैं बता दूं ये दोनों ही पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ जो प्रूफ है, देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कॉप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, रेगुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? तो टीएबी वैक्सीन का उपयोग जो है टाइफाइड के विरुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेंगे। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, टाइफाइड वैक्सीन के ही नाम से जाना जाता है टीएबी वैक्सीन को। ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। तो टाइफाइड वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ किल्ड साल्मोनेला टाइफी। ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रूफ अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से 12, 10, 8 या फिर 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 12। ठीक है, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल 12 आसन होते हैं। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए 12 को टिक किया है तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेंगे। चलिए तो 12 आसन कौन से हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, उत्तानासन, अश्व संचालनासन, इस प्रकार से ऐसे करके कुल 12 आसन हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है? तो बहुत ज़्यादा सरल ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन इस प्रकार से है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्यपुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना या फिर रटने के कौशल को बढ़ावा देना। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना को टिक किया है तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त, क्योंकि श्रीगुप्त के द्वारा ही गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्रूफ जो है,
श्रीगुप्त जिसका शासनकाल रहा है 240 से 280 ईस्वी तक, है ना, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया था? तो भाई नहीं किया गया था वो बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से है, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरे का किला आगरा, ताजमहल आगरा। तो भाई लाल किला जो दिल्ली में स्थित है इसे शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसे भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी में है ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, इसे भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। परंतु जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, आगरे का किला जो कि आगरा में स्थित है, इसे बनाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी आगरे का किला आगरा को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर प्रूफ है साथियों, आप पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आगरे के किले को वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद निर्माण करवाया था उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य आपको बताना है? ऑप्शन इस प्रकार से है, कश्मीर, लद्दाख, गोवा, सिक्किम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है साथियों, यहां पर देखिए ऑप्शन में कश्मीर भी शामिल है, लेकिन कश्मीर की जगह पे जम्मू कश्मीर होता तो वो भी आंसर हो जाता, परंतु यहां पर सिर्फ कश्मीर है, जबकि केंद्र शासित राज्य कौन है भाई? केंद्र शासित के रूप में शामिल है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सूची दे देता हूँ आपको केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत देश की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है साथियों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कश्मीर लिखा गया है, इस कारण से वो उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर को टिक किया इस प्रश्न के लिए तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है भाई? पहले ऑप्शन देख लेते हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में ही मैंगनीज का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा भी मैं आप सबके समक्ष प्रूफ के रूप में रख देता हूं, देख लीजिएगा। जो उड़ीसा है वो पूरे भारत के 44% मैंगनीज का उत्पादन अकेले करता है, तो सबसे टॉप पे है उड़ीसा। ठीक है, और उसी को आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी जो है उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है? आपको बताना है। निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या या फिर सिंचाई की समस्या। तो देखिए सिंचाई की समस्या तो लगभग नहीं है, नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज है निर्धनता की समस्या और कुपोषण की समस्या। तो कुपोषण की समस्या है वो लगभग खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ में, कुछ जिलों में बाकी है लेकिन लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में गंभीर समस्या है तो वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता की समस्या। क्यों? क्योंकि एक डाटा मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिएगा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में छत्तीसगढ़ देश के औसत से काफी पीछे है। राज्य की भारी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, भारी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो यही जो है दर्शाता है कि कितने निर्धन है हमारे राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता की समस्या ही सबसे गंभीर समस्या है अभी फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता की समस्या सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता की समस्या को टिक किया अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा? तो भाई अभी का नहीं पूछा जा रहा है, 2019-20 सत्र का पूछा जा रहा है। तो उस समय था 1815 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए 1 अंक जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है 2019 का ही पेपर कटिंग है नई दुनिया का। तो यहाँ पर पढ़िए 1815 रुपये की कीमत पर सरकार खरीदेगी धान। ठीक है, तो सत्र 2019-20 के लिए जो है धान का समर्थन मूल्य था 1815 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की है? ऑप्शन इस प्रकार से है, समाजवादी पार्टी या फिर रिपब्लिकन पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा एक पेपर कटिंग आप सबके समक्ष रखा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, वो आज के इतिहास के रूप में यहाँ पर पेपर कटिंग में रखा गया है। ठीक है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है अपने आंसर के रूप में तो निश्चित ही इस प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 1 अंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है। तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिया गया है, तो क्या सही है वो बताना है। तो यहाँ कुल मिला के यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट बोर्ड है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, तो निश्चित ही संसदीय शासन के संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। पॉइंट दूसरा है मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, तो भाई संसदीय शासन के संदर्भ में ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, तो निश्चित ही ये भी बिल्कुल सही है संसदीय शासन के संदर्भ में। चौथा पॉइंट बोर्ड है मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो भाई मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायी आपके संसद में नहीं बल्कि लोकसभा में है, तो ये आपका पॉइंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट बोर्ड है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो बिल्कुल ये भी सही है संसदीय शासन के संदर्भ में। छठवां जो पॉइंट है ये बोल रहा है राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है, तो भाई लोकसभा के बहुमत दल का नेता लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित हो सकते हैं, तो ये गलत है आपका छठवां पॉइंट। और छठवां पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, क्या नेतृत्व है यहाँ पर स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट सही है भाई, आपका पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा पॉइंट सही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट गलत है, छठवां पॉइंट गलत है और सातवां पॉइंट गलत है आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। चलिए देखते हैं कहाँ स्थित है, तो 1, 2, 3, 5, तो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है आपका 1, 2, 3, 5 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है आंसर के रूप में अपना, तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न के लिए बतौर 1 नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ प्री-डीएलएड 2021 के सामान्य ज्ञान सेक्शन के 20 प्रश्न पूछे गए थे आपको, जिसे मैंने कवर कर दिया है। प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जबरदस्त वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।